नमस्कार मित्रों, अभी तक हमने ये पढ़ा है मारवाड़ के इतिहास में मानसिंह के बारे में। मानसिंह के बारे में कल तक हमने क्या पढ़ा था? तो मानसिंह बारे में हमने जाना था कि अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर महाराणा मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री की हत्या करवा देते हैं। हालांकि वो हत्या कराने में सफल नहीं होते हैं, लेकिन जब उनकी पुत्री को ये पता चलता है, राजकुमारी को पता चलता है, कृष्णा कुमारी को, तो वो खुद भी जहर पीकर मर जाती हैं और 1810 में वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। अब अमीर खां पिंडारी इस बात से समझ जाता है कि मैं किसकी चालबाज में आया, तो वो किसकी चालबाज में आया, इंद्रराज सिंधवी की। तो वो क्या करता है, इंद्रराज सिंधवी की हत्या करवा देता है। और उसने क्या देखा कि जोधपुर में सबसे ज़्यादा या किसकी बात सबसे ज़्यादा मानी जाती है, तो वो आयस देवनाथ थे। और ये क्या करते हैं, आयस देवनाथ की हत्या करवा देते हैं। अमीर खां पिंडारी आयस देवनाथ को मरवा देते हैं। जब अमीर खां पिंडारी आयस देवनाथ को मरवा देते हैं, तो आयस देवनाथ मानसिंह जी के क्या थे, गुरु थे। तब इस बात का मानसिंह जी को बहुत बुरा लगता है और मानसिंह जी क्या करते हैं, एकांत में चले जाते हैं। राजकार्य का सबका परित्याग कर देते हैं। राज दरबार में पेश भी नहीं होते हैं, राज दरबार में भी नहीं आते हैं, और अपने हाथों से अपने पुत्र सत्रसिंह क्या करते हैं, राज्य तिलक कर देते हैं। और राज तिलक करके राजकार्य उसे सौंप देते हैं और खुद एकांत में रहना प्रारंभ कर देते हैं। इसी समय 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जोधपुर के युवराज सत्रसिंह के साथ मिलकर संधि कर ली जाती है। सत्रसिंह के साथ मिलकर संधि कर ली गई, लेकिन कुछ ही समय बाद सत्रसिंह जी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद सत्रसिंह जी की, अब महाराजा मानसिंह जी तो क्या है, एकांतर में है, किसी से बात नहीं करते, ना ही दरबार में पेश होते हैं। अब अंग्रेजों के साथ संधि हो गई है, तो अंग्रेज सरकार ने ये सोचा कि जोधपुर का राजकार्य कौन संभालेगा, क्योंकि अगला उत्तराधिकारी भी इनके पास में नहीं था। तो राजकार्य को संभालने के लिए एक जांच कमेटी बैठाई गई और ये कहा गया कि जांच कीजिए आप कि मानसिंह जी सचमुच में एकांत में है या नहीं है। इसकी जांच करने के लिए अंग्रेज सरकार एक व्यक्ति को भेजती है और उस व्यक्ति का नाम बरकत अली था। बरकत अली को भेजा जाता है। बरकत अली आते हैं, देखते हैं कि मानसिंह एकांत में है और मानसिंह को आश्वासन देते हैं कि आप एकांत से बाहर आइए, अपने राज्य को संभालिए। तब मानसिंह जी बाहर आते हैं, अपने राज्य को संभालने लगते हैं। अब ये मानसिंह जी एकांत से बाहर आ गए, राज्य को संभालने लगे। अंग्रेज सरकार द्वारा सिरोही के साथ संधि करने का सिरोही के साथ प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन मानसिंह जी ने क्या कहा कि सिरोही पहले से ही जोधपुर का हिस्सा है और आप इसके साथ दोबारा संधि करके जोधपुर को नीचा दिखाने की जरूरत ना करें। अंग्रेज सरकार से ये मानसिंह जी द्वारा कहा गया। सिरोही का क्या कहना था, सिरोही का ये कहना था कि हम एक अलग रियासत हैं और हमारे साथ अलग से संधि की जाए। अब ये एक विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, जेम्स टोड को भेजा और 1819 में भेजा। 1819 में जेम्स टोड आते हैं, जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं और 1823 के आसपास 1823 में वो जांच का निष्कर्ष निकालते हैं और सिरोही के साथ अलग से संधि कर ली जाती है। इसी बीच और क्या घटना घटी, इसी बीच ये घटना घटी कि अब महामंदिर मानसिंह जी द्वारा बनाया गया महामंदिर बनवाया गया। और जब आयस देवनाथ की हत्या करवा दी गई, आयस देवनाथ की मृत्यु हुई, तो उसके बाद में महामंदिर पर अधिकार कौन जताने लगा, आयस देवनाथ का भाई भीमनाथ। लेकिन आयस देवनाथ का एक पुत्र भी था जिनका नाम लड्डूनाथ था। लड्डूनाथ कहने लगा कि मैं जोधपुर पर मैं महामंदिर का अधिकारी होऊंगा, लेकिन भीम सिंह कह रहे हैं कि मैं होऊंगा। दोनों के मध्य विवाद खड़ा हो जाता है और ये विवाद जब मानसिंह जी के पास पहुंचता है, तो मानसिंह जी लड्डूनाथ को उसका पैतृक महामंदिर दे देते हैं। अब भीमनाथ नाराज ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि भीमनाथ को उदय सिंह
उदय सिंह नामक एक गांव बसाया, उदय सिंह गांव, और उस उदय सिंह गांव में उदय मंदिर बनवा दिया। उदय मंदिर बनवाकर इन्हें वहां का अधिकारी नियुक्त कर दिया। इस तरह से दोनों को खुश कर दिया और ये झगड़ा समाप्त किया। झगड़ा समाप्त होने के बाद में जोधपुर की संधि के अनुसार अंग्रेज सरकार ने एक नई रेजिमेंट बनाई और उसका नाम था जोधपुर लीजियन। अंग्रेज सरकार द्वारा जितने भी रेजिमेंट बनाई जाती हैं, उन रेजिमेंट का जो खर्चा आता है वो खर्चा कौन देता है? वो रियासती देती है। लेकिन नाम के तौर पर उसका अधिकारी कौन रहता है? तो अंग्रेज सरकार रहती है। ये बने गए और इस जोधपुर लीजियन ने जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति में इसने विद्रोह किया था। उसके बाद में इसको खंडित किया जाता है। लेकिन अब जोधपुर में नाथों का उपद्रव इतना मच गया था, बहुत ही मच गया था, और इसे अंग्रेज सरकार द्वारा कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज सरकार के जनरल सदरलैंड ने एक नई संधि की, और ये संधि 24 सितंबर 1839 में की जाती है। इस संधि के तहत मान सिंह जी को मना लिया गया, और इस संधि के तहत क्या किया गया? अंग्रेज सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और जोधपुर में प्रवेश कर अपना थाना स्थापित कर दिया। और वहां से जब अंग्रेज सेना दरबार में प्रवेश कर रही थी, तो सूरज पोल पर एक जोधपुर के कार्यकर्ता जिनका नाम भीम जी था, भीम जी ने अब अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व कर रहे हैं, या जो उस समय कप्तान थे अंग्रेज सेना के, वो कप्तान कौन थे? लुडलो थे। कप्तान लुडलो दुर्ग में प्रवेश कर रहे थे, और उस समय सूरज पोल पर जब पहुंचे तो भीम सिंह जी ने इन पर क्या किया? तलवार से हमला किया। लेकिन लुडलो भी कम नहीं थे, लुडलो ने प्रतिवार करते हुए इन्हें घायल कर दिया, और 4 से 5 दिनों में भीम सिंह जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस तरह जोधपुर में अंग्रेज थाना बन गया, और सारा प्रबंधन जोधपुर का किसके हाथों में चला गया? लुडलो के हाथों में चला गया। लेकिन कुछ समय बाद सदरलैंड वापस जोधपुर आते हैं और आज्ञा पत्र लेके आते हैं कि यहाँ से अब जोधपुर से अंग्रेज थाने को हटा देना चाहिए। और कुछ समय बाद अंग्रेज थाने को हटा दिया जाता है, यानी कुछ महीनों बाद हटा दिया जाता है। माफ़ कीजिएगा, मैंने कुछ समय कह दिया, कुछ महीनों बाद 1840 के आसपास हटा दिया जाता है। अब मान सिंह जी पुणे प्रवेश करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के सामने फिर से वही दुविधा रही कि नाथों का प्रभुत्व और बढ़ता गया, नाथ हावी होने लगे, आम जनता को परेशान करने लगे। तब अंग्रेजों ने कुछ नाथों को गिरफ्तार कर लिया। जब अंग्रेज सरकार द्वारा कुछ नाथ को गिरफ्तार करके अजमेर भेज दिया गया और अजमेर की जेलों में डाल दिया गया, तब मान सिंह जी को इसका बहुत बुरा लगा। मान सिंह जी इसका विरोध तो नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों के सामने मान सिंह जी की क्या औकात है। लेकिन इससे नाराज होकर मान सिंह जी एकांत में रहना प्रारंभ कर दिया फिर से राजकार्य का परित्याग कर दिया। और इसी तरह एक दिन उनका एकांत में रहते हुए उनको एकांतरा जंवर हो जाता है, यानी एकांत में रहने से जंवर हो जाता है, यानी बुखार हो जाता है। और इस बुखार की वजह से सितंबर 1843 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? सितंबर 1843 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मान सिंह जी एक अच्छे कवि होने के साथ साथ एक बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन मान सिंह जी का राज्य में बुरा इसलिए लगा क्योंकि कुछ सरदारों ने इनके राज्य में मनमानी की, इन्होंने कुछ नहीं कहा। नाथों ने अपनी मनमानी की हद पार कर ली, इन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। इसीलिए मान सिंह जी का क्या बुरा लगा कि मान सिंह जी का जो शासनकाल रहा वो शासनकाल अच्छा नहीं था, कुप्रभाव से भरा हुआ था, यह अव्यवस्थित था। अच्छे कवि होने के साथ साथ मान सिंह जी ने जोधपुर की ख्यात लिखवाई। जोधपुर यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात ये मान सिंह जी द्वारा लिखवाई गई। मान सिंह जी ने स्वयं बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। मान सिंह जी द्वारा नाथ चरित, इन ग्रंथों को आप याद रखिएगा, नाथ चरित,
मान सिंह जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे, या तो वो नाथ के बारे में लिखे या जलंधर के बारे में लिखे। तो नाथ चरित इनके द्वारा लिखा गया, जलंधर चरित इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा राज सागर लिखा गया। इन्होंने काफ़ी ग्रंथ सभी, क्या जलंधर या आपको अगर एग्जाम में दिख जाए नाथ या जलंधर आगे दिख जाए तो लगभग 90% वो किसके द्वारा, मान सिंह जी द्वारा लिखे गए हैं। वैसे या मान सिंह जी के काल में लिखे गए। इनके द्वारा नाथ संहिता, नाथ कीर्ति, ऐसे अनेक ग्रंथों की इनके द्वारा रचना की गई। इनके समय में प्रसिद्ध एक कवि हुए जो इनके दरबार में रहा करते थे, प्रसिद्ध कवि, और जिनका नाम था बांकीदास। बांकीदास इनके दरबार में रहा करते थे। बांकीदास, दौलत राम या दौलत दास, ये इनके दरबार में रहा करते थे। बांकीदास ने नाथ स्तुति नामक ग्रंथ लिखा, नाथ स्तुति। और इनके समय में दौलत राम ने जलंधर गुण रूपक नामक ग्रंथ लिखा। जलंधर स्तुति ग्रंथ लिखा जाता है इनके समय में, और वो किसके द्वारा लिखा जाता है, तो वो एक चारण कवि हुए जिनका नाम चैना था, चैना द्वारा लिखा जाता है जलंधर स्तुति। यानी इनके समय में जितने भी ग्रंथ हुए, मैंने पूर्णतः 100% नहीं कहता, लेकिन 80 से 90% जो इनके समय के ग्रंथ लिखे गए, वो ग्रंथ सभी नाथ संप्रदाय से रिलेटिव थे, यानी नाथ संप्रदाय से उनका कोई ना कोई संबंध रहा। इनकी जो पत्नी थी भटियाणी रानी प्रताप कुंवरी, वो भी एक बड़ी कवित्री थी। प्रताप कुंवरी ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें से प्रताप विनय और ऐसे कई काफ़ी ग्रंथ थे उनके द्वारा। प्रेम सागर, प्रताप पच्चीसी, ऐसे बहुत से ग्रंथों की रचना की गई। अगर स्थापत्य कला में देखूं तो मान सिंह जी का क्या योगदान रहा, तो स्थापत्य कला में इन्होंने आयस देवनाथ की समाधि बनाई। जो दुर्ग के जयपोल और भेरूपोल है वो इनके द्वारा बनाए गए, और इनके द्वारा झगड़े होने पर महामंदिर, और एक तो आयस देवनाथ के लिए ये महामंदिर बनाते हैं, महामंदिर, और झगड़ा होने पर उदय मंदिर बनाते हैं। तो ये था मान सिंह के बारे में। आज हमने मान सिंह के बारे में पढ़ा, तो अगली क्लास में आगे का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।